अर्ली बर्ड से कितने स्टूडेंट है? अर्ली बर्ड से हैं, और पोस्ट रिजल्ट से? ओके, ठीक है, आ रहे हैं बाकी के। आप लोगों को डाउट होगा कि कंफ्यूजन हो गया होगा कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, पर ये कोई गलती नहीं है, ये प्री प्लान है। पर बस ये है कि मैसेज आपको ये नहीं बताया गया कि इसमें आज होने वाला क्या है। तो आज हम एक बहुत इजी सा एज रिवाइज करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आपका कोर्स खत्म हो साथ साथ पे रिवीजन भी चलता रहे ताकि आपको कंफर्टेबल रहे। तो आज हम रिवीजन ऑफ AS2 लेने वाले हैं। AS2 किसको नहीं पढ़ाया? पोस्ट में पढ़ाया ही नहीं गया? ओके, हे भगवान, फिर किसका रिवीजन करा दूं? फिर किसका कराऊं? अच्छा, पोस्ट रिजल्ट के कौन कौन से एस हो चुके हैं? बस 13 हुआ है। इन्वेस्टमेंट पोस्ट रिजल्ट की बात चल रही है। हाँ, एस कौन सा? 21 और 23। अच्छा, ये हुए, वो तो अभी चल ही रहे ना, उसका थोड़ा रिवीजन होगा। हाँ, तो उसका रिवीजन थोड़ा होगा, अभी से इन्वेस्टमेंट है, वो तो प्रैक्टिकल है। इन्वेस्टमेंट चैप्टर का रिवीजन तो अभी नहीं होना चाहिए। जो एस थ्योरेटिकल है उसमें रिवीजन ज़्यादा जरूरी होता है, प्रैक्टिकल तो फिर भी थोड़ा थोड़ा याद रहता है। ओके, ये गड़बड़ हो गई। तो चलो पोस्ट रिजल्ट वाले रिवीजन देख लो आज। AS2 का इन्वेंटरी का समझ में आ जाएगा, कुछ तो आ ही जाएगा। आज ऐसा होता है रिवीजन पहले, पढ़ाई बाद में कर लेंगे। चलो, तो शायद उस वक्त आपको AS2 समझ में ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? 1 घंटे में तो हो जाएगा, 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट में AS10 कंप्लीट, AS2 कंप्लीट हो जाएगा। सुप्रभात। चलिए, तो हम ऑनलाइन से, हिंदुस्तान में जो सुप्रभात ही होना चाहिए ना, गुड मॉर्निंग तो एक अंग्रेजी वर्ड है। तो हम शुरू करने वाले हैं रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आएगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस तो है। देखते हैं कि रिवीजन में आप AS2 कितने अच्छे से कैच कर पाते हैं। तो ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, करेक्ट। तो यहां पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन, ये किस पर एप्लीकेबल है, क्या ये इसको AS2 को फॉलो करना जरूरी है? तो ये AS2 हर एंटिटी पर कंपल्सरीली एप्लीकेबल है। हर एंटिटी को ये AS फॉलो करना जरूरी है, सिवाय उन कंपनीज के जिन पर इंड AS लगता है। बड़ी कंपनी पर इंड AS लगता है, जो आप पढ़ेंगे CA फाइनल में। लेकिन अदर देन बड़ी कंपनी जो भी जिस पर इंड AS एप्लीकेबल है, उन सभी को AS2 फॉलो करना कंपल्सरी है। तो इन AS इसका एप्लीकेशन हर एंटिटी को इससे कंपल्सरीली मैंडेटरी है ये, एक्सेप्ट वो कंपनी जिन पर इंड AS है। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना होगा। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री तो पता ही है। अब मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री भी यहाँ पर जरूरी है कि इन्वेंट्री किसको कहते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री देख लें। ये सब चीज़ें आपकी कुछ की पढ़ी हुई है, कुछ पहली बार पढ़ रहे हैं, चलेगा। सबसे पहले मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री किसको कहते हैं, उसमें सबसे पहले जो मीनिंग आएगा, एक तो होना चाहिए असेट। पहली बात तो असेट हो, सबसे पहली उसमें कैरेक्टरिस्टिक किसकी हो कि वो असेट हो। और दूसरी वो हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो। हेल्ड फॉर सेल हो, आपने उसको कंज्यूमशन के लिए रखा है, वो मतलब आपने हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या तो आपने उसको बेचने के लिए रखा हो, और बेचना आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ
बिजनेस हो, वो मैं समझाऊंगा अभी और आगे। एक तो आपने सेल के लिए रखा हो, और दूसरा जैसे कि हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का एग्जांपल है एक मोबाइल। एक टीचर मोबाइल रखता है, मैं ये मोबाइल मुझे लगा कि ये मोबाइल है ना, अब मैं इसको बेच दूंगा, तो ये भी हेल्ड फॉर सेल है, पर ये इन्वेंटरी नहीं होगा मेरी। क्यों? क्योंकि बिजनेस ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो फिर मैं इसको इन्वेंटरी नहीं बोलूंगा, ये मेरी फिक्स्ड एसेट हो जाएगी, लेकिन ये मेरी इन्वेंटरी नहीं होगी। तो इन्वेंटरी तब होगी जब असेट हेल्ड फॉर सेल इन, हेल्ड फॉर सेल होना जरूरी नहीं, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना जरूरी है। लेकिन एक शॉपकीपर जो मोबाइल का बिजनेस करता है, वो यदि मोबाइल रखता है बेचने के लिए, पर बेचना उसका बिजनेस है ऑर्डिनरी कोर्स, तो वो मोबाइल उसके लिए इन्वेंट्री होगा। ठीक है, अब यहां पर दूसरा है, एक तो हो गया हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दूसरा इन इन्वेंट्री किस किस को कहते हैं। नंबर 1 तो हो गया हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दूसरा इन्वेंट्री इन किसको कहते हैं, असेट इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। असेट इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो अभी हेल्ड फॉर सेल नहीं है, पर अभी वो बन रहा है, वो भी क्या है, इन्वेंट्री है, लेकिन वो बनाकर इरादा क्या है, बनाकर उसे बेचने का इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। WIP मतलब जो काम हो रहा है, तो कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो बनाकर उसे बेचने का इरादा है, और बेचना उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो वो इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फॉर सच सेल, उसको भी फिर इन्वेंट्री की डेफिनेशन मिल जाएगा। तो इनमें दो ही, एक तो असेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और असेट इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। तीसरा असेट फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन और सर्विसेज। देखिए ऊपर WIP में क्या लिखा है, हेल्ड फॉर एसेट इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। कोई WIP जो प्रोडक्शन प्रोसेस में है, इसमें हाँ, इसमें सर्विसेज इन प्रोसेस शामिल नहीं है, क्योंकि उसको इन्वेंट्री नहीं मानते, बताऊंगा मैं आपको अभी। एक है हेल्ड असेट फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन और सर्विसेज। असेट है, लेकिन उसका काम क्या है, वो प्रोडक्शन में कंज्यूम होने वाली है इन प्रोडक्शन और सर्विसेज, या तो प्रोडक्शन करने में या सर्विस देने में वो असेट कंज्यूम होने वाली है, तो उसको भी क्या कहा जाएगा, इन्वेंट्री। और वो भी सब जगह इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो आएगा ही सही। उसके बाद हाँ, एक है जिसमें इसमें इन कंजम्पशन में के लिए रॉ मटेरियल होता है, जैसे तीनों, ये है असेट हेल्ड फॉर सेल, मतलब ये फिनिश गुड्स है, असेट इन प्रोसेस मतलब ये WIP है, और असेट फॉर कंजम्पशन ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल दो तरह के, रॉ मटेरियल एंड सप्लाई एंड कंज्यूमेबल्स। रॉ मटेरियल एंड सप्लाई एंड कंज्यूमेबल। रॉ मटेरियल जो कॉमन यूज के लिए होता है, जो हमारे प्रोडक्शन के लिए रेगुलर यूज होता है, जैसे कि एक कॉटन इंडस्ट्री है, वहाँ कॉटन इंडस्ट्री जहाँ धागा बनता है, थ्रेड बनता है, यार्न बनता है, तो वहाँ के लिए कॉटन क्या हुआ, रॉ मटेरियल। तो कॉटन कहाँ यूज करेंगे, और वो कॉमन यूज में है, हर चीज को बनाने में वही काम आता है, तो वो कॉमन यूज के लिए। और एक होता है, अच्छा वो तो है, एक है सप्लाई एंड कंज्यूमेबल। सप्लाई एंड कंज्यूमेबल मतलब टूल, लूज टूल भी होते हैं ना, लूज टूल, वो यदि देखिए लूज टूल के लिए बात चल रही है, इस पर एक क्वेश्चन आ भी सकता है कि लूज टूल को इन्वेंट्री मानना है या टेंजिबल एसेट मानना है, उस पर S2 लगेगा या S10 लगेगा। लूज टूल पे क्या लगेगा, लूज टूल इन्वेंट्री है या टेंजिबल एसेट है, वो S2 में कवर होगा या S10 PP में कवर होगा। तो क्या रूल है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव। लूज टूल यानी सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल मतलब जिस, लूज टूल यानी स्पेयर पार्ट होते हैं ना, उस पर क्या लगता है, यदि वो स्पेयर पार्ट कॉमन यूज के लिए है तो वो S2 में कवर होंगे, वो इन्वेंट्री मानेंगे। लेकिन वो स्पेयर पार्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर मशीन में ही लगते हैं, किसी पर्टिकुलर मशीन में लगते हैं, तो फिर वो क्या होंगे, वो S10 में। फॉर एग्जाम्पल नट बोल्ट है, अब नट बोल्ट क्या हो गया, स्पेयर पार्ट। अब वो नट बोल्ट किसी भी मशीन में लग जाएंगे, कहीं भी लगा दो, तो फिर वो क्या है, लेकिन वही नट बोल्ट इसी मशीन में लगेंगे, बस इसी मशीन में, तो फिर वो S10 टेंजिबल असेट में कवर होंगे। तो ये है, ध्यान रखना आपको। तो अल्टीमेटली मीनिंग क्लियर हुआ, मतलब इन्वेंट्री मीन्स नंबर 1 फिनिश गुड्स, नंबर 2 WIP, नंबर 3 रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स। फिनिश गुड्स के लिए क्या है, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। WIP मतलब इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू बी सोल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और तीसरा है रॉ मटेरियल इन प्रोसेस ऑफ ये होगा प्रोडक्शन। अब ये हो गया फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन करने और सर्विस देने में जो कंज्यूम होंगे उनको हम कहेंगे रॉ मटेरियल, और वो भी इसमें S2 में कवर होंगे। इज इट क्लियर? क्या पोस्ट रिजल्ट वाले भी कंफर्टेबल हैं?
समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा। अब यहां पर आउट ऑफ स्कोप किसको एज 2 में कवर नहीं करते, इस पर भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। जो इन्वेंट्री मतलब एज 2 में कवर नहीं है, क्या क्या एज 2 में कवर नहीं वो देखो आप। एज 2 के दायरे से बाहर कौन कौन है, इस पर भी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल बनेगा थियोरेटिकली। नंबर वन है वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। एक बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है, ध्यान रखना, एक कॉन्ट्रैक्टर, एक बिल्डर, मैं कॉन्ट्रैक्टर बनी, एक बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उस पर वो भी देखा जाए तो वैसे तो वो एज 2 में कवर होता है। क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग भी एक प्रोडक्ट है, वो भी इन प्रोसेस है, वो भी हेल्प फॉर सेल है, और इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही वो सेल होने के इरादे से बनाई जा रही है। वो वैसे तो एज 2 में आती है, लेकिन उसको इन्वेंट्री में कवर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उस पर एज 7 लगता है, इसलिए उसको एज 2 के दायरे से बाहर रखा गया है। तो क्या लिखा है? वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन को एज 2 में नहीं कवर करते, क्योंकि उस पर एज 7 लगता है, इसलिए वो एज 2 के दायरे से बाहर है, अदरवाइज तो वो इन्वेंट्री थी। और वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर, एक सर्विस प्रोवाइडर, देखिए WIP इन्वेंट्री है, WIP इन्वेंट्री है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर की WIP इन्वेंट्री में कवर, जैसे कि मान लो आपकी जो बेच है, ये आपकी बेच अभी कंप्लीट नहीं हुई, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वो एकेडमी के लिए, नाहटा एकेडमी के लिए ये बेच जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, उसकी फीस मतलब अब तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो उसको इन्वेंट्री माने न माने, तो उसको क्या कहा गया? यदि सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज इन प्रोग्रेस है तो उसको अभी इन्वेंट्री मानने की जरूरत। एक जहाज निकला, इंडिया से जा रहा है वो जापान माल लेकर, अब वो आधे रास्ते में पहुंचा है और 31 मार्च आ गई, तो 31 मार्च को वो है सर्विसेज इन प्रोग्रेस, दैट इज कॉल्ड वोएज इन प्रोग्रेस। तो वो अब जो जहाज का जो फ्रेट है, आधा फ्रेट कमा चुके पर अभी फ्रेट पूरा, तो क्या उस वर्क को आधा असेट मानकर, इन्वेंट्री मानकर इंक्लूड कर लें एज एन असेट? तो कहते हैं कि वो सर्विस इन प्रोग्रेस को आपको अभी असेट मानने की जरूरत, उसको आप इन्वेंट्री मत मानो। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट बन रहा है और बनने के दौरान है वो, तो WIP दो तरह का हो गया, WIP ऑफ ए प्रोड्यूसर और WIP ऑफ ए सर्विस प्रोवाइडर। किसको इन्वेंट्री में लेना है, किसको नहीं लेना है? यदि कोई प्रोड्यूसर है, जैसे कि फर्नीचर बन रहा है, फर्नीचर आधा बना है 31 मार्च को, तो उसको इन्वेंट्री में लेंगे, क्योंकि फर्नीचर बनाकर उसे बेचना उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो वो फर्नीचर WIP में आ जाएगा। लेकिन एक सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विसेज दे रहा है, देखिए जहाज आधा चल चुका, 31 मार्च को बस पहुंचने वाला, तब भी उसको असेट नहीं मानते, उसको इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करते। इज इट क्लियर? तो सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज यदि इन प्रोग्रेस है तो उसको इन्वेंट्री नहीं मानते हैं, लेकिन एक मैन्युफैक्चर की का प्रोडक्ट यदि इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है तो फिर उसको इन्वेंट्री मानते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद शेयर्स डिवेंचर हेल्ड बाय शेयर ट्रेडर देखा है तो इन्वेंट्री है। क्यों? वो शेयर्स एंड डिवेंचर क्यों खरीदे गए? बेचने के इरादे से, वो भी इन्वेंट्री है। वो भी क्या है? गुड्स जो बेचने के इरादे से, और उसका बिजनेस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही है, उसका शेयर ट्रेडिंग उसका ऑर्डिनरी बिजनेस है, और असेट भी है और बेचने के इरादे से भी रखा गया। तीनों कैरेक्टरिस्टिक पूरी होती है। पहली बात तो शेयर डिवेंचर असेट है, दूसरा वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के इरादे से रखे गए, तो वैसे तो वो फिनिश गुड्स है, लेकिन फिर भी उसको इस एज 2 में कवर, क्योंकि उसके फंडामेंटल बहुत अलग होते हैं। शेयर्स का वैल्यूएशन का टेक्निक बहुत अलग होता है, उसको एज 2 के से कवर, वो आपने देखा ना एज 2 में पढ़ेंगे कॉस्ट और एनआरवी विचर इज लेस, वो समझना उस पर नहीं लगता, उस अलग तरह से वैल्यूएशन होता है। तो शेयर डिवेंचर और अदर सिक्योरिटीज में वो इस एज 2 के दायरे से बाहर है। और क्या दायरे से बाहर है? गेहूं, वीट, गेहूं की फसल, उसको भी एज 2 के दायरे से। तो क्या क्या एज 2 के दायरे से और बाहर है? एक तो लाइव स्टॉक ऑफ एनिमल्स, वो इस दायरे से बाहर है। चाहे आपने बेचने के लिए रखा हो और बेचना आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो, तो भी इस दायरे से बाहर है लाइव स्टॉक। जैसे एक व्यक्ति डॉग सेल करता है, पपी सेल करता है, तो उस केस में क्या होगा? बिजनेस है, कई लोग का पपी सेल करते हैं, आपको जर्मन शेफर्ड खरीदना है तो मिल जाएगा 20,000 में, मैंने खरीदा हुआ है, तो उसके एक महू से लेके आया था, वो उसका काम ही क्या है? पपी सेल करना, तो मैंने खरीदा था। तो अब उसके लिए पपीज क्या है? वो रखता है, वो असेट है और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए रखा गया, फिर भी उसको इन्वेंट्री
क्योंकि AS2 के दायरे से उसको बाहर कर दिया गया, उसका तरीका अलग होगा। तो लाइव स्टॉक AS2 के दायरे से बाहर है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी AS2 के दायरे से बाहर है, गेहूं चावल भी इसके बाहर है, और लकड़ी जंगल से जो उठाते हैं ये सब भी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी इसके दायरे से बाहर है। मिनरल ऑयल और ये सब नेचुरल रिसोर्सेज, कॉमनली क्या लिखा गया, नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्सेज को इन सब के दायरे से बाहर रखा गया। उसमें मिनरल ऑयल और जो मेटल निकालते हैं ज़मीन से, मेटल्स और गैस, नेचुरल ऑयल, नेचुरल गैस और ये मेटल्स, ये सब क्या है, जो ज़मीन से धातु निकलती है, वो मिनरल ऑयल, मिनरल और मिनरल गैसेस, ये सब AS2 के दायरे से बाहर है। यदि उसके लिए अलग तरीका होता है, ये तरीका एप्लीकेबल नहीं होता, तो वो सब पढ़ेंगे बाद में बेटा। सॉफ्टवेयर करने के लिए सॉफ्टवेयर बेटा वो तो हाँ, सॉफ्टवेयर यदि है तो वही सॉफ्टवेयर क्या है, किस में आएगा, सर्विस में आएगा या मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, तो फिर वो हमारे इस दायरे से बाहर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मेजरमेंट अब आता है। तो हमने अभी तक तो क्या पढ़ा, इन्वेंट्री किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते। तो इन्वेंट्री में क्या क्या आता है, फिनिश गुड्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दूसरा WIP इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तीसरा असेट हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन और सर्विसेज इन ऑर्डिनरी टू बी, वो भी हो गया ये तीनों। और क्या क्या दायरे से बाहर है, नंबर 1 दायरे से बाहर क्या है, बिल्डिंग, वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, सिविल वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि उस पर A7 लगता है, शेयर्स डिवेंचर वगैरह फॉरेस्ट, वो भी दायरे से बाहर है। फिर सर्विसेज इन प्रोसेस, सर्विसेज इन प्रोसेस भी दायरे से बाहर है, और नेचुरल रिसोर्सेज भी इस AS2 के दायरे से बाहर है। अब एवोल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री, ये ही इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, उसका मेजरमेंट मतलब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे होता है। अब यहाँ पर इन जनरल तो एक हमारा बेसिक फंडामेंटल हमने पढ़े आए हैं, बस बचपन से पढ़ते आए हैं, कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज, लेकिन उसका यहाँ पर थोड़ा सा हमें डेप्थ नॉलेज लेना होगा कि क्या है एक्चुअल, मतलब इसमें कुछ वेरिएशन होंगे, है बेसिक फंडामेंटल वही कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लेस, पर उसमें इन्वेंट्री में देखिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को लेकर के, यानी मेजरमेंट ऑफ वैल्यूएशन को लेकर क्या क्या है। यहाँ पर वैल्यूएशन किस किस का होता है, फिनिश गुड्स, WIP और रॉ मटेरियल, सबका तरीका अलग अलग है। क्यों, रॉ मटेरियल की NRV नहीं होती, रॉ मटेरियल की NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि रॉ मटेरियल बेचा नहीं खरीदा जाता है, तो उसकी NRV, इसलिए कॉस्ट और NRV वाला फंडा रॉ मटेरियल पे नहीं लगता, फिनिश गुड्स और WIP पे लग सकता है। फिनिश गुड्स पे तो लगता ही है क्योंकि फिनिश गुड्स की NRV होती है, लेकिन WIP तो भी बना ही नहीं, फिर भी उसकी NRV, क्योंकि फिनिश गुड्स आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बिकेगा ना, तो उसकी सेल वैल्यू तो होगी। तो यहाँ पर इन्वेंट्री में 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है, फिनिश गुड्स और WIP का अलग रखा है, और रॉ मटेरियल का अलग तरीका होगा, क्योंकि आप समझ गए तरीका अलग क्यों होगा। सबसे पहले उसके वैल्यूएशन के जो फंडे हैं वो भी समझो। नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शुड बी आइटम बाय आइटम बेसिस, ये एक कॉमन फंडा है सभी के लिए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन यानी मेजरमेंट का एक कॉमन फंडामेंटल है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शुड बी ऑन आइटम टू आइटम बेसिस। मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास ये मैंने एग्जांपल रखा है आपके सामने, एक है आपका प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन, एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, वहाँ पर वॉशिंग मशीन है, कूलर है, टीवी है, तीनों की ये आपका इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री 3 प्रोडक्ट की है, इसकी कॉस्ट और NRV तीनों की दी है। अब यहाँ पर एज पर AS2 वैल्यूएशन करना है। एक तरीका तो क्या है कि पूरी इन्वेंट्री का टोटल वैल्यूएशन ऐसे किया जाए, कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लेस। देखिए यहाँ पर कॉस्ट कितनी, यहाँ तीनों का वैल्यूएशन 53,000 कॉस्ट है और NRV 55, तो ऐसे टोटलिटी में किया जाए या आइटम टू आइटम बेसिस। तो टोटलिटी में नहीं करना है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, टोटल में नहीं करना है, आपको क्या करना है, आइटम टू आइटम बेसिस पे करना है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लेस, कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लेस, कॉस्ट NRV व्हिचएवर इज लेस, ऐसे आपको वैल्यूएशन करना है आइटम टू आइटम बेसिस पर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से वैल्यूएशन होता है। वैल्यूएशन इन्वेंट्री का कॉस्ट और NRV जो भी करना है वो टोटल में नहीं, आइटम टू आइटम बेसिस पे होता है। ये एस में लिखा गया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शुड बी आइटम बाय आइटम बेसिस, उसका मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। क्लियर है ये। अब वैल्यूएशन को लेकर के
वैल्यूशन को लेकर के बात मुझे बतानी भी है आपको। ये मैं आपको बताता हूँ, फीफो लिफो तो बताऊंगा आपको 2 मिनट के लिए, इसको मैं 2 मिनट छोड़ रहा हूँ, इसको मैं बताता हूँ थोड़ा बाद में। अब यहाँ पर चलो देख ही लेते हैं। बेटा प्रोडक्ट, यहाँ पर एक बात बतानी मुझे आपको, प्रोडक्ट एक होते हैं जो कस्टमाइज होते हैं, नॉट इंटरचेबल। कस्टमाइज मतलब मान लीजिए हमारी इंडस्ट्री ज्वेलरी बनाने की, एक नेकलेस बन रहा है, नेकलेस बन रहा है, ये किसी की चॉइस पर बन रहा है, किसी की स्पेसिफिक डिमांड पर ये नेकलेस बनाया जा रहा है, तो नेकलेस एक प्रोडक्ट है। अब ये नेकलेस स्पेसिफिक मतलब ये कस्टमाइज है, ये जनरल नहीं है। और एक होता है हमारा जनरल, मतलब किसी की डिमांड पर नहीं, हम अपना डिजाइन से प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सबको सेल करते हैं। तो एक हो गया कस्टमाइज, एक हो गया जनरल। कस्टमाइज है तो इसका वैल्यूशन तो हमेशा कॉस्ट पर होगा, मतलब यहाँ पर कॉस्ट एनआरवी वो ठीक है, पर यहाँ पर कॉस्ट मतलब कोई फीफो लिफो नहीं लगेगी इसके ऊपर। इस पर फीफो लिफो क्यों नहीं लगेगी? ये प्रोडक्ट यही है, लेकिन यहाँ पर ये नेकलेस है, ये नेकलेस है, ये नेकलेस है, ये नेकलेस है, सब एक जैसे हैं, तो यहाँ क्या लगेगी? फीफो या वेटेड एवरेज। इसकी वैल्यूशन के लिए, इसके लिए फीफो वगैरह लगाने की जरूरत है क्या? फर्स्ट पहले आया पहले गया, ये फीफो है, अरे ये तो एक ही प्रोडक्ट है, यही अपने आप में अलग है, ऐसा तो इस पर फीफो वेटेड एवरेज नहीं लगेगी, इसका वैल्यूशन अलग से होगा। इज इट क्लियर? लेकिन यदि अलग हमारे नेकलेस इन जनरल है, हम नेकलेस मान लो हमने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, सारे एक जैसे हैं, या ये खरीदा फिर ये खरीदा फिर ये खरीदा फिर ये, तो फीफो में पहले ये वाला बिकेगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और बचेगा तो ये वाला फीफो में, पता है ना आपको। तो यदि प्रोडक्ट जनरल है, कॉमन है, तो फिर क्या होगा उस पर? फीफो या एज टू क्या बोलता है? फीफो या लिफो नहीं बोलता, क्या बोलता है? फीफो या वेटेड एवरेज अप्लाई करता है लिफो एज टू रिकमेंड। तो आपको या तो फीफो लगानी है या वेटेड एवरेज लगानी है। लेकिन प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, प्रोडक्ट कस्टमाइज है, तो उस पर फीफो लिफो भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फीफो तो आपको पता होगी। क्या फीफो पता है ना कैसे होती है फीफो? ये मैंने फीफो का एग्जांपल लिया था, या लेने की जरूरत है क्या? फीफो और वेटेड एवरेज दोनों आपको पता है ना। फीफो में क्या करते हैं, जो पहले आया 2 मशीन खरीदी, फिर 3 मशीन खरीदी इस डेट में, फिर 4 मशीन बेच दी, फिर 2 मशीन खरीदी, फिर 1 मशीन खरीदी, करेक्ट। अब इसमें क्या होगा बेटा, जब पढ़ रहे हैं तो पूरा ही पढ़ लो ना। अब यहाँ पर 4 बिकी और 1 बिकी, 5 बिक गई, टोटल कितनी थी? 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 में से 5 बिकी, बची 2। अब इस 2 का वैल्यूशन कैसे हो फीफो पर, और 2 का वैल्यूशन कैसे हो वेटेड एवरेज पर, दोनों को एक बार देख ही लेते हैं। फीफो पर कैसे होता है? फीफो मतलब फर्स्ट इन, तो ये जो 4 बिकी है ना, ये 2 वाली ये बिक गई, इसमें से भी 2 बिक गई, इसमें से 2 बिक गई, इसमें से बची 1, और 1 वाली फिर ये भी बिक गई, तो इस 5 में से 5 बिक गई, ये 5 में से ये 5 बिक गई फीफो पर, तो बची कौन सी वाली? ये 2 वाली बची फीफो पर। 2 जो बची इन्वेंट्री में वो 950 फीफो पर क्या होगा? ये जो 2 बची है वो 1 यूनिट 9500 की, 2 19,000 की, करेक्ट। लेकिन वेटेड एवरेज में क्या होगा? 2 खरीदी थी 10,000 में, 3 खरीदी थी 11,000 में, फिर 2 खरीदी थी 9,500 में, सबकी कॉस्ट जोड़ लो, पता है ना आपको। ये सारी कॉस्ट कितनी मशीन की? 7 मशीन की। हमने सारी कॉस्ट को जोड़कर एवरेज कर दिया, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। तो हमने सारी कॉस्ट जोड़ ली और सारी कॉस्ट को जोड़कर 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गई? कॉस्ट पर मशीन ऑन एवरेज बेसिस। ना ये वाली कॉस्ट रही, ना ये रही, ना ये रही, बल्कि उसका हमने एवरेज कर लिया, और इसको कहते हैं वेटेड एवरेज। 10 + 11 + 9,500 को एवरेज नहीं किया, वो सिंपल एवरेज होता है, ये वेटेड एवरेज है। क्या करेंगे? 2 वॉशिंग मशीन 10,000 वाली, 3 वॉशिंग मशीन 11 वाली, 2 9,500 वाली, टोटल कॉस्ट इतनी, 7 मशीन की इतनी, 1 मशीन की इतनी, तो जो 2 बची है उसका वैल्यूशन इस तरह से होगा, ये होगा वेटेड एवरेज। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको बताई है फिनिश गुड्स का वैल्यूशन का तरीका क्या है। हमने अब देखिए वैल्यूशन पढ़ना है, ये तो वैल्यूशन के बेसिक फंडामेंटल है। अब वैल्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का वैल्यूशन कैसे होता है, WIP का कैसे होता है, और रॉ मटेरियल का कैसे होता है, तीनों के फंडामेंटल बिल्कुल अलग अलग हैं।
बहुत ही अलग अलग हैं, तीनों को हमें समझना होगा। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स, जो सबसे सिंपल है। फिनिश गुड्स, अब फिनिश गुड्स दो तरह का हो सकता है, बनाया हुआ और खरीदा हुआ। खरीदा हुआ है तो कैसे कॉस्ट निकलेगी? अच्छा, रूल तो क्या है फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन के तरीका क्या है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। ये तो आपको पता ही है कि फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पर। अब यहाँ पर कॉस्ट का मतलब क्या, वो भी समझना पड़ेगा। अब देखिए, ये मैंने वैल्यूएशन इन्वेंटरी का चार्ट बना रखा है। वैसे मैं आपको चार्ट भी देने वाला हूँ जिसको आप देखकर विद इन 5 मिनट में पूरा AS2 रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा चार्ट मैं आपको बना के देने वाला हूँ, मैंने बना लिया है, आपको बता भी दूंगा मैं। देखिए फिनिश गुड्स में क्या है, फिनिश गुड्स का रिलेशन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। अब इसमें कॉस्ट की बात करें, फिनिश गुड्स दो तरह का होता है, ट्रेडर गुड्स खरीदता है और मैन्युफैक्चर गुड्स बनाता है। ट्रेडर के लिए कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ परचेज और मैन्युफैक्चर के लिए कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे निकलती है कॉस्ट। वो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लेस पे करने के लिए कॉस्ट को हमने दो तरह से देखा है। ट्रेडर के लिए कॉस्ट मतलब परचेज कॉस्ट और मैन्युफैक्चर के लिए कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ परचेज कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कैसे निकलती है एनआरवी, हमें सब पढ़ना है। कैसे निकलती है कॉस्ट ऑफ परचेज ये भी पढ़ना है, कैसे निकलती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये भी पढ़ना है, और कैसे निकलती है एनआरवी ये भी पढ़ना है। सब चीज़ें पढ़ना है तो हमें एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ये तो सिंपल है कि हमने खरीदा, हमारी कॉस्ट 10 है, कॉस्ट 10 है और एनआरवी 9 है, तो हम क्या करेंगे? इन्वेंटरी को 9 पे कैरी कर लेंगे। तो ये तो आपको पता है, पर अब कॉस्ट कैसे निकलेगी वो भी देखना है और एनआरवी कैसे निकलेगी वो भी देखना है। और कॉस्ट भी दो तरह की होगी, कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर ट्रेडर एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर मैन्युफैक्चर। तो हमें अभी तो क्या पढ़ना है, कॉस्ट कैसे निकलती है। देखिए कॉस्ट ऑफ परचेज, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेज का फॉर्मेट दिया हुआ है जो आपको सिर्फ पढ़ना है। कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या है, हम जो सप्लायर को पे करते हैं, सप्लायर को हमने जितना पे किया आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, हमने सप्लायर से माल खरीदा, उसने हमें 30 लाख का माल दिया, 30 लाख में उसने 5% का हमें डिस्काउंट दिया, तो 150 घटा दो, ट्रेड डिस्काउंट घटा दो, तो हमारी कॉस्ट क्या पड़ी? 2850। तो हम यहाँ पर 2850 लेंगे पेबल टू सप्लायर आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर लेंगे। प्लस हमने उस रॉ मटेरियल को अपने यहाँ तक लाने का, उस फिनिश गुड्स को अपने यहाँ लाने तक का जो फ्रेट दिया वो भी हम कॉस्ट में ऐड करेंगे। मान लो हमने जापान से माल मंगाया तो क्या होगा, वहाँ से शिप के द्वारा माल इंडिया आएगा तो फ्रेट लगेगा, क्या वो कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा? तो वो फ्रेट इनवर्ट भी कॉस्ट में जुड़ेगा। उसके अलावा लोडिंग और लोडिंग, वहाँ शिप में माल चढ़ाया, लोडिंग खर्चा, इंडिया में शिप में माल उतारा, अनलोडिंग का खर्चा, वो सब भी मतलब वो फिनिश गुड्स को गोडाउन तक लाने के सारे खर्चे जुड़ेंगे। फिनिश गुड्स को गोडाउन तक लाने के सारे खर्चे जुड़ेंगे, उसमें लोडिंग अनलोडिंग भी आ गया, रास्ते का बीमा, ट्रांजिट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ ट्रांजिट भी जो खर्चा होगा वो भी, लाने का खर्चा वो भी हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज में जुड़ेगा। और टैक्सेस, यदि उस परचेज पर कुछ टैक्सेस लग रहे हैं, पर टैक्सेस कौन से वाले? टैक्सेस दो तरह के होते हैं, रिफंडेबल और, यदि टैक्सेस जो हम अभी पे कर रहे हैं, हमें पे तो करना पड़ रहा है तो हमारी कॉस्ट है, पर गवर्नमेंट वो टैक्स हमें वापस कर देगी, रिफंड कर देगी, रिफंडेबल है, तो फिर क्या हमारी कॉस्ट रहेगी? वो टैक्स दिया वापस आ गया, जेब से गया जेब में वापस आ गया, तो हमारी कॉस्ट कहाँ रही? कॉस्ट कब होगी? जब वो टैक्स नॉन रिफंडेबल हो। तो कौन सा टैक्स कॉस्ट में जुड़ेगा और कौन सा टैक्स कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा? यदि नॉन रिफंडेबल टैक्स है तो जुड़ेगा, और रिफंडेबल है तो कॉस्ट ही नहीं है ना, आज दिया कल वापस आ जाएगा, तो फिर हमारी कॉस्ट क्या रही? वो फिर कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो ये हमारा फॉर्मेट है, ये हम जोड़कर कॉस्ट निकालेंगे। और ट्रेड डिस्काउंट तो ऊपर मैंने, ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट है वो तो घटा ही देंगे, ऊपर ही घटा दी थी मैंने। इससे हमारी निकलती है कॉस्ट ऑफ परचेज। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम सिर्फ कॉस्ट निकालना सीख रहे हैं, परचेज की कॉस्ट तो इजीली निकल जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में थोड़ा सा ट्रिक है कॉस्ट ऑफ परचेज। और आपने कॉस्ट सब्जेक्ट पढ़ लिया है, उसमें आप कॉस्ट निकालना काफी कुछ सीख चुके हैं, और शायद अपने ओवरहेड चैप्टर भी पढ़ लिया है। चलो मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा होता तो वेरी इजी होता, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं। तो देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट का मतलब क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम करनी पड़ती है, तो रॉ मटेरियल जो कंज्यूम किया वो कॉस्ट जुड़ेगी। प्रोडक्शन में क्या जुड़ेगा? कॉस्ट ऑफ, आपने कॉस्ट शीट तो पढ़ ली है ना, तो कॉस्ट शीट में आपको पता है रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री दो तरह के होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी होते हैं। आपकी कॉस्ट शीट में ऑफिस भी जुड़ते हैं ना, आपकी कॉस्ट शीट में ऑफिस ओवरहेड भी जुड़ते कि नहीं जुड़ते? लेकिन यहाँ का AS2 अलग
अप्रोच रखता है, वो फैक्ट्री ओवरहेड तक तो जोड़ता है पर ऑफिस ओवरहेड इन्वेंट्री के रेशियो में नहीं जोड़ता। AS2 ऑफिस ओवरहेड को इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करवाता, वो हम समझते हैं, इतना आपको पता है। तो देखिए क्या क्या जुड़ेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम जुड़ेगा, हाँ जुड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ये तो पता है ना आपको। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, वेजेस लगी, डायरेक्ट वेजेस वो जुड़ेगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़ेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल भी जुड़ेंगे और फिक्स भी, बस यहीं तक जुड़ेगा। लेकिन ऑफिस ओवरहेड नहीं जुड़ता है AS2 के हिसाब से। हाँ अदर कॉस्ट भी जुड़ेगी। अदर कॉस्ट कौन सी, वो सारी कॉस्ट जो उस गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए आवश्यक हो। सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए प्रेजेंट लोकेशन एंड सेलेबल कंडीशन, क्या वो सारी कॉस्ट जो उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट लोकेशन एंड सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी हो, वो सब भी कॉस्ट जोड़ी जाती है। सर ये कौन सी कॉस्ट होती है, जो फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे फैक्ट्री हमारी पीथमपुर में है, ये फैक्ट्री है पीथमपुर में, रॉ मटेरियल लगा, मान लो हमने पीथमपुर फैक्ट्री है जहां हम व्हीकल बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, कॉस्ट लगी 8 लाख का रॉ मटेरियल लगा, 4 लाख की वजह से लगी, ये हमारी कॉस्ट है। अब फैक्ट्री पीथमपुर में है, अब वो जो गुड्स फैक्ट्री पीथमपुर में बना है वो बिकेगा पीथमपुर में ही क्या, तो उसको इंदौर लाना पड़ेगा, बेंगलोर लाना पड़ेगा, उसको पुणे लाना पड़ेगा। मान लो हमने कार बनाई, 2 व्हीलर बनाया, तो बिकेगा कहाँ से, वो पीथमपुर से, इंदौर गोडाउन में लाना पड़ेगा, बेंगलोर गोडाउन लाना पड़ेगा, पुणे लाना पड़ेगा, तो उसको लाना पड़ेगा इंदौर, बेंगलोर, पुणे, लखनऊ, ऐसे लाना पड़ेगा और गोडाउन में लाके रखना पड़ेगा। गोडाउन में लाने तक का खर्चा जुड़ता है। तो बताओ वो गाड़ियाँ जो फैक्ट्री से निकलकर देखी होगी आपने, फैक्ट्री से निकलकर कहाँ पहुँचती है, गोडाउन में पहुँचती है, फिर वहाँ से उसकी सेल होती है। तो गोडाउन में लाने तक के खर्चे, क्या उसको बगैर वहाँ लाए बेच सकते हो, तो उसको प्रेजेंट लोकेशन में लाने का खर्चा भी, अब वो वहाँ पर गाड़ियाँ इंदौर के गोडाउन में रखी है, आई कहाँ से, मान लो फैक्ट्री चेन्नई में थी, चेन्नई में फैक्ट्री थी, उसको लाया गया चेन्नई से इंदौर, तो चेन्नई से इंदौर लाने का खर्चा भी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। अब वो इन्वेंट्री कहाँ रखी है, इंदौर के गोडाउन में, तो उसके वैल्यूएशन में चेन्नई से इंदौर लाने का खर्चा भी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, उसको प्रेजेंट लोकेशन में लाने का खर्चा भी जोड़ा जाएगा। तो कौन सा खर्चा, किसी इन्वेंट्री को क्या लिखा है, कॉस्ट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रोडक्ट इन प्रेजेंट लोकेशन एंड सेलेबल कंडीशन, उसे प्रेजेंट लोकेशन और सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा जरूरी हो वो सब भी आपको इन्वेंट्री में जोड़ना चाहिए। इज इट क्लियर? मैंने लिखा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू ब्रिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू गोडाउन, गोडाउन तक लाने का खर्चा भी हमारी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। इज इट ओके? तो ये सब कॉस्ट हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जुड़ती है। पर क्या नहीं जोड़ा गया, जो आप जोड़ा करते थे पर नहीं जोड़ा गया, क्या कॉस्ट जो आप कॉस्ट शीट में खुलेआम जोड़ा करते थे वो नहीं जुड़ेगा। हाँ, टेस्टिंग कॉस्ट डेफिनेटली बगैर टेस्ट किए व्हीकल मार्केट में आ सकता है क्या, तो सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए टेस्टिंग कॉस्ट भी लगेगी, तो वो भी इन्वेंट्री में, वो भी कॉस्ट में इंक्लूड होगी, क्योंकि बगैर टेस्टिंग के आप उसको सेल ही नहीं कर सकते। प्रेजेंट लोकेशन एंड सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा जरूरी है वो भी आप सबको कॉस्ट में जोड़ना चाहिए, वो अदर कॉस्ट में जुड़ेगा। तो अदर कॉस्ट का मतलब मैंने बता दिया और एग्जाम्पल भी दे दिया, ठीक है। ये तो बताया कि कॉस्ट में क्या क्या जुड़ता है, इन केस ऑफ परचेज, इन केस ऑफ प्रोडक्शन। अभी मुझे फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में आपको थोड़ा समझाना बाकी है, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड में अभी समझाऊंगा, ये ब्रॉडली है। अब क्या क्या कॉस्ट में नहीं जुड़ता, क्या क्या कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता, ये भी AS2 में बताया गया है, वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या कॉस्ट में नहीं जुड़ता? नंबर 1, एबनॉर्मल लॉसेस कॉस्ट में नहीं जुड़ते। एबनॉर्मल लॉसेस कॉस्ट में, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लो 10 शर्ट बनाना है हमें, 10 शर्ट्स, उसके लिए 20 मीटर कपड़ा लगता है, 20 मीटर कपड़ा लगेगा। तो 10 शर्ट बनाना, 10 शर्ट हमारा प्रोडक्ट है, उसमें कितना लगेगा कपड़ा, 20 मीटर। तो वो 20 मीटर की कॉस्ट हमारे शर्ट की कॉस्ट में जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी? बिल्कुल जुड़ेगी। मान लो लेकिन 20 मीटर में क्या हुआ, एक्चुअल में 20 + 10 मीटर कपड़ा पहले लाया गया और वो जल गया, उससे शर्ट बने क्या, फिर 20 मीटर वो लाया गया, फिर शर्ट बने, अब कुल लग गया 30 मीटर। अब 10 मीटर का क्या रहा, अब नॉर्मल लॉस रहा। क्या हम 10 शर्ट की कॉस्ट निकालने में ये 10 मीटर कपड़ा जो जल गया वो भी 10 शर्ट की कॉस्ट में जोड़ दें? हम जोड़ देंगे। कॉस्ट भी बोलता है कि हम अबनॉर्मल कॉस्ट को कस्टमर से चार्ज
नहीं कर सकते, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता। ये कॉस्ट में भी बताया गया आपको। और AS2B कहता है कि ये abnormal losses will not become part of cost। क्या ये कॉस्ट में आप चाहकर भी जोड़ पाओगे? ना प्रैक्टिस है ना जोड़ सकते। जोड़ने जाओगे तो उसकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगी। abnormal losses कस्टमर चार्ज करोगे तो आपकी खुद की कॉस्ट बहुत, क्या आपके कॉम्पिटिटर की भी कॉस्ट बढ़ी हुई आ रही है? उसके अभी 10 मीटर कपड़ा जला है क्या? उसकी कॉस्ट कम होगी, हमारी उसकी कॉस्ट नॉर्मल होगी, हमारी कॉस्ट हाई होगी। कोई हमसे खरीदेगा ही नहीं, चाह कर भी हम कस्टमर से वसूल, वो हमारा प्रोडक्ट धरा का धरा रह जाएगा, वो भी नहीं बेच पाएंगे, 10 शेयर ऐसे कैसे स्टॉक रह जाएंगे। तो मजबूरी में हमें भाव कम करने पड़ेंगे। मतलब abnormal losses कॉस्ट में कभी भी ऐड नहीं कर सकते। abnormal losses क्लियर है ये? दूसरा, तो abnormal losses कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते, ये आपको क्लियर है। स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट मतलब अब गोडाउन में माल आ गया, गोडाउन में माल रखा हुआ है, ये सब रखा हुआ है। अब यहाँ पर गोडाउन में के खर्चे हो रहे हैं, जैसे गोडाउन का बीमा, गोडाउन का किराया, गोडाउन कीपर की सैलरी, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ का मेंटेनेंस, ये सब खर्चा हो रहा है स्टोरेज कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं? स्टोरेज कॉस्ट, जो प्रोडक्ट को स्टोर करने पर लगता है। क्या ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जोड़ा जाए? वेयर हाउस का रेंट, क्या ये सब स्टोरेज कॉस्ट में जोड़ा है? क्योंकि ये सेल एक बार गोडाउन में आ गया, वहां तक का खर्चा जुड़ता है, लेकिन उसके बाद का खर्चा, ये तो बेचने की कॉस्ट है, ये तो गुड्स को बनाने की है, बेचने की, तो वो तो सेलिंग एक्सपेंस हो गया। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ये खर्चा नहीं जुड़ता। लेकिन स्टोरेज कॉस्ट, और मैं आपको बता दूं, दो चीजें हैं, कॉमनली बता दूं, स्टोरेज कॉस्ट यूजुअली हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होती, कॉस्ट में नहीं जोड़ते। इज इट क्लियर? समझ में आ गया आपको? अब गुड्स, जैसे गाड़ियां हमने 4 व्हीलर गोडाउन में लाके रख दी बेचने के लिए, चेन्नई से माल आया, कारें बन के आई, रख दी गोडाउन में, अब वो इन्वेंट्री होगी हमारी, तो चेन्नई से लाने तक का खर्चा जुड़ेगा। लेकिन अब आ गई, उसके बाद बीमा लग रहा है उसका, कहीं गोडाउन में आगने लग जाए, उसका बीमा करवा लिया, गोडाउन कीपर की सैलरी, वहाँ का रेंट, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ का मेंटेनेंस, वो सब काय के लिए है? वो स्टोरेज कॉस्ट है। स्टोर करने की है या बनाने की? वो ट्रैक्टर, वो कार बनाने की कॉस्ट है या उसको स्टोरेज करने की कॉस्ट है? वो तो बेचने के लिए जो स्टोरेज कर रहे हैं उसके लिए है, तो वो हमारे लाइक के सेलिंग ओवरहेड है, वो हमारी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। उस कार के वैल्यूएशन में स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन कब स्टोरेज कॉस्ट में इंक्लूड होती है? जब कब इंक्लूड होती है? ये बोला है जब जो पीरियड है उसको होल्ड करने का वो सब्सटेंशियली हाई हो। क्या लिखा है? सब्सटेंशियल पीरियड हो। क्या मतलब? सिग्निफिकेंट हो। ध्यान है आपको? कोई प्रोडक्ट कौन सा? वाइन। मेरे को याद था कि वाइन का एग्जांपल याद रहेगा आपको। दुनिया का कोई अच्छा एग्जांपल याद न रहे? हाँ, ओल्ड मॉन्क, पता नहीं क्या होता, मुझे तो पता नहीं, पुराना कुछ है ओल्ड। वाइन, वाइन का क्या होता है? वाइन भी बन गई, बनने के बाद रखी है गोडाउन में बिकने के लिए, और जैसे जैसे पुरानी होती है, सुना है कि उसकी वैल्यू, पता नहीं उसमें पुरानी ऐसी बासी चीज लोग क्यों पीते हैं, पर जैसे जैसे वाइन की लाइफ बढ़ती है और वैसे वैसे उसकी सेल वैल्यू बढ़ती है, तो वो स्टोरेज कॉस्ट भी फिर वो कॉस्ट में जुड़ेगी। इज इट क्लियर? मान लो एक वाइन 5 साल से रखी है, या चलो 7 साल से वाइन रखी हुई है, तो 7 साल के खर्चे यानी स्टोरेज कॉस्ट भी वाइन की कॉस्ट में जुड़ेगी। क्यों जुड़ेगी? क्योंकि उससे सेल वैल्यू भी बड़ी होगी ना, तो तब जाके, क्योंकि वो जो स्टोरेज कॉस्ट है उसका जो टाइम पीरियड है, वो जब टाइम पीरियड सब्सटेंशियल हो, हाई हो, तो फिर स्टोरेज कॉस्ट भी कॉस्ट में जुड़ती है, अदरवाइज नहीं जुड़ती। इज इट क्लियर? जोड़ तोड़ समझ में आ गया ना आपको? तो इन जनरल स्टोरेज कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होती, लेकिन यदि स्टोरेज पीरियड सब्सटेंशियल हो, मोर देन 12 मंथ होता है ना, वो है ना, मोर देन 12 मंथ हो, तो क्या मानते हैं? वो सब्सटेंशियल स्टोरेज पीरियड है, उस केस में फिर कॉस्ट भी इंक्लूड, वो स्टोरेज कॉस्ट भी कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो आप कॉस्ट में जोड़ा करते थे, जुड़ता था ना कॉस्ट शीट में, लेकिन AS2 इसको इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करवाता। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये जो खर्चा होने वाला है सेल पर, विज्ञापन पर, माल बेचने के लिए, वो भी इन्वेंट्री में इंक्लूड, और वो तो आप कॉस्ट में भी इंक्लूड नहीं करते थे, कॉस्ट में भी इंक्लूड नहीं करते थे। तो सेलिंग ओवरहेड भी न कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं न AS2 में इंक्लूड होता है, वो हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं होते। एक है इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, ब्याज लगा, हमको प्रोडक्ट बनाने के लिए लोन लेना पड़ा,
और लोन पर ब्याज लगा, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग फॉर, तो उसको इंटरेस्ट को कॉस्ट में इंक्लूड करें कि नहीं करें? तो इन जनरल इंटरेस्ट कॉस्ट को कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन यदि वही पीरियड वो एज 16 पढ़ेंगे भी आगे, उसमें बोरिंग कॉस्ट वाला फंड आएगा, वहां पढ़ेंगे कि जब सब्सटेंशियल, जैसे वाइन वाला एग्जांपल फिर से लूं बेटा, वो वाइन बनाने के लिए एक पर्टिकुलर वाइन होती है, वाइन नहीं क्या होती है पता नहीं, उसको जमीन में गाड़ते हैं और 10-10 20-20 साल बाद निकालते हैं जमीन में से, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद जमीन से निकालते हैं। मतलब दादा ने डाला था, पोता उसको निकालता है, इतने साल तक जमीन में रखी रहती है। वो ड्रम होते हैं लकड़ी के ड्रम पर वाइन डाल देते हैं, वो पता नहीं कौन सी होती है, और उसके बाद वो वुडन की प्रोसेस से वो उसमें वुडन की स्मेल भी आती है, ऐसा सुना है, तो उससे उसकी वैल्यू बहुत, तो 7 साल 10-10 20-20 साल, अब क्या होगा 20 साल बाद निकाला, अब 20 साल तक इन्वेंट्री को होल्ड करना आसान, उसके लिए फाइनेंस भी लेना पड़ा, ब्याज का खर्चा लगा, तो वो ब्याज भी कॉस्ट में जुड़ेगा, क्योंकि वो भी जरूरी था प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो फाइनेंस भी जरूरी था, क्योंकि 20 साल का कौन फाइनेंस अरेंज कर सकता है 20 साल तक। तो उस केस में वो हम पढ़ेंगे बोरिंग कॉस्ट में, तब वो इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी इन्वेंट्री में जुड़ती है। तो स्टोरेज कॉस्ट और इंटरेस्ट ऑन बोरिंग के लिए क्या लिखा है, ये सिर्फ कब कॉस्ट में इंक्लूड होती है, जब टाइम पीरियड सब्सटेंशियल हो, तो ये दो कॉस्ट में जुड़ती है, अदरवाइज ये दोनों कॉस्ट में नहीं जुड़ती, ये हमने पढ़ा। फिर अब बात आती है फैक्ट्री ओवरहेड की। मैंने कहा था फैक्ट्री ओवरहेड, जो आप गुड्स बनाते हो उसमें फैक्ट्री ओवरहेड तो जुड़ता है, डायरेक्ट मटेरियल जुड़ता है, डायरेक्ट वेजेस जुड़ती है, डायरेक्ट एक्सपेंस जुड़ते हैं, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी जुड़ते हैं, फिक्स भी जुड़ते हैं। वेरिएबल का तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है, लेकिन फिक्स के अंदर क्वेश्चन आता है, इसमें मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कैसे जुड़ते हैं। हाँ, बैरल सब पता है आपको। तो देखिए अब आता है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स। देखो बेटा फैक्ट्री ओवरहेड का क्या रूल है मैं बताता हूं आपको। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड की बात चल रही है। फैक्ट्री ओवरहेड कैसा होता है बेटा, जैसे आपके फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड की बात चल रही है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। बेटा आप जानते हैं प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, ये ओवरहेड कम ज़्यादा नहीं होते, ये फिक्स रेट से लगते हैं, जैसे कि रेंट ऑफ द फैक्ट्री, मैनेजर की सैलरी, ये सब खर्चे क्या है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड के एग्जाम्पल। प्रोडक्ट कम ज़्यादा होने पर ये कम ज़्यादा नहीं होते। अब मान लो हमने फिक्स्ड ओवरहेड हमारे बेटा 6 लाख है, फिक्स्ड ओवरहेड हमारी फैक्ट्री की इंस्टॉल कैपेसिटी 15,000 यूनिट है, मतलब हम 15,000 यूनिट बना सकने की हमने क्षमता बनाई है, हमारी फैक्ट्री की कैपेसिटी 15,000 है, पर प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। हम यूजुअली 12,000 ही यूनिट बनाते हैं, 15 तो तब जब बिल्कुल कंडीशन आइडल हो, 24 घंटे प्लांट चले, कोई रिपेयर, कोई भी ब्रेकडाउन ना हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो हम जनरली 12,000 यूनिट बनाते हैं, तो ये हमारी है इंस्टॉल कैपेसिटी, ये है नॉर्मल कैपेसिटी। यूजुअली हम 12,000 यूनिट बनाने का प्लान करते हैं, ये हमारी है नॉर्मल कैपेसिटी। तो हम बताओ इस ओवरहेड, और बताओ एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ वो मैं कुछ छोड़ देता हूं। एक होता है एक्चुअल जो नॉर्मल से कम ज़्यादा हो सकता है। अब देखो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का फंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या करना है, इस 6 लाख के ओवरहेड को कैसे, ये ओवरहेड टोटल में है, मान लो इसे लाना पड़ेगा पर यूनिट में वैल्यूएशन के लिए, तो कैसे इसको पर यूनिट में लाया जाए, 6 लाख के ओवरहेड को कैसे लाया जाए पर यूनिट में। देखिए तो क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्चुअल प्रोडक्शन यदि, क्या मान लो एक्चुअल प्रोडक्शन किसी वजह से 9,000 ही रहा, मान लो फैक्ट्री में स्ट्राइक होगी, जो भी रहा 9,000 ही रहा, कम रहा, नॉर्मल से कम रहा, करेक्ट। अब मुझे बताओ नॉर्मल से प्रोडक्शन कम रहा, ये आपके आ रहा है, सब जगह कम रहा होगा। आपके यहाँ प्रोडक्शन नॉर्मल 12,000 कैपेसिटी यूज करना थी, पर आपके यहाँ कोई किसी वजह से आप 9,000 ही बना पाए, 3,000 कम बना पाए, क्या ये कस्टमर की गलती है? ध्यान रखना, ये कस्टमर की गलती। तो क्या आपके यहाँ प्रोडक्शन कम रहा, इसको कस्टमर बियर करेगा? नो। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ज़्यादा अच्छा एग्जांपल मेरा इसकी बजाय जब अपने ऊपर आती है ना तो समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता। मान लो कोई कोचिंग क्लास है
जहाँ के आप स्टूडेंट हो, मैं यहाँ की बात नहीं कर सकता। मान लो आपकी कोचिंग जो है उसका रूम रेंट, एक रेंट है जहाँ पर आप बैठते हो, मान लो उसका किराया 20,000 रुपये महीना है, 20,000 महीना है। आपको एक महीने के लिए कोचिंग पे वहाँ जाना है, मान लो एक महीने की कोचिंग है, वहाँ पर 20,000 रुपये किराया लगता है उस कोचिंग क्लास को, कमरे का। उसमें कमरे में 50 बच्चे की कैपेसिटी बैठाने की है, पर 50 वो तो तब जब बेंच का एक एक कोना भरा हो, पर यूजुअली 40 बच्चे क्लास में होना चाहिए। तो ये हो गया इंस्टॉल कैपेसिटी, ये है नॉर्मल। पर मान लो उस कोचिंग क्लास में आप एक ही बच्चा गया, बस एक ही बच्चा गया, होना चाहिए 40, गया सिर्फ आप अकेले हो। अब वो कोचिंग ऑनर 20,000 का खर्चा पूरा आपसे उसको ले, 20,000 फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय 1 आउटपुट, 1 यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना रहा, एक स्टूडेंट, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल यूनिट कितनी रही, ओनली 1। 20,000 को क्या एक्चुअल से डिवाइड करके 20,000 पर स्टूडेंट चार्ज कर लें? क्या पूरा किराया आप भरोगे? बोलो। तो आपसे वो किराया चार्ज करेगा, पहली बात किराया तो चार्ज करेगा ना, पर ये किराया चार्ज कर सकता है कि 20,000 पूरा? तो बेटा क्या करें, इसको किससे डिवाइड करना चाहिए? इस 20,000 को डिवाइड करना चाहिए किससे? आज स्टूडेंट 40 होते तो किराया पर स्टूडेंट क्या होता, 500। ये है नॉर्मल चार्ज पर स्टूडेंट। तो बताओ आपसे वो नॉर्मल चार्ज करेगा या ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा चार्ज कर सकता है? नॉर्मल से ज़्यादा चार्ज कैसे करेगा? आप क्यों पे करोगे? हमेशा फिक्स्ड ओवरहेड को किससे डिवाइड किया जाए? नॉर्मल से डिवाइड करके पर यूनिट चार्ज निकाला जाए। इज इट क्लियर? हाँ, लेकिन यहां पर एस है ना, कस्टमर के फेवर में है। किसके फेवर में? कस्टमर के फेवर में। ये बात ध्यान रखना, एस किसके फेवर में है? कस्टमर के फेवर में है, मैन्युफैक्चरर के फेवर में नहीं है। यदि इंस्टॉल कैपेसिटी 50 थी, नॉर्मल 40 थी, एक्चुअल, अब देखो हम डिवाइड किससे करेंगे? और एक्चुअल जो भी रही किससे? नॉर्मल से। जब ओवरहेड को डिवाइड करेंगे नॉर्मल से तो ओवरहेड कॉस्ट भी नॉर्मल आएगी, नीचे नंबर ऑफ आउटपुट नॉर्मल रखेंगे तो कॉस्ट भी नॉर्मल आएगी, बराबर। लेकिन मान लो क्लास में बच्चे 40 एक्सपेक्टेड थे, नॉर्मल 40 थे, इंस्टॉल मतलब कैपेसिटी 50 की थी, पर मान लो वहां पर 60 बच्चे आ गए, 60 बच्चे एनरोल हो गए। तो अब एक तो है 20,000 डिवाइड बाय 60, मतलब पर स्टूडेंट 333, और एक 20,000 डिवाइड बाय नॉर्मल मतलब 40, 500। अब एस मैंने कहा कस्टमर के फेवर में है, कंज्यूमर के फेवर में। अब वो क्या बोलता है, नॉर्मल चार्ज करो या कम वाला एक्चुअल चार्ज करो? अब वो क्या बोलता है, अब एक्चुअल चार्ज करो। बता, ये आपके कॉस्ट से अलग है, पहले बोल दे रहा हूं। कॉस्ट में हमेशा ये चलता है, कॉस्ट में हमेशा नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। लेकिन एस टू में क्या कहा गया, यदि आउटपुट नॉर्मल आपको यूजुअली डिवाइड करना है नॉर्मल से, या आगे आपका ओवरहेड फिक्स फैक्टिव ओवरहेड पर यूनिट। लेकिन यदि आपका एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल से ज़्यादा है, जैसे 60 आ गया, तो क्या करो फिर नॉर्मल से डिवाइड करूँ या एक्चुअल से करूँ? एक्चुअल से करेंगे तो चार्ज क्या आएगा, 333। तो एस2 क्या बोलता है, कस्टमर से वैल्यूएशन में कितना जोड़ो, 333 जोड़ो, 500 मत जोड़ो। समझ में आया आपको? तो हमें फिक्स फैक्टिव ओवरहेड को किससे डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहिए, नॉर्मल से या एक्चुअल से, या विच एवर इज हायर। देखो मान लो, अब देखो सुनो, मान लो फिर से देखो, ये प्रैक्टिकल फंडा है, इसमें रिवीजन में इसमें ज़्यादा कवरेज कर रहा हूँ। समझो बेटा, फिक्स फैक्टिव ओवरहेड आपकी जैसे मैंने बताया 20,000 है, इंस्टॉल कैपेसिटी 50 है, नॉर्मल 40 है, तो यूजुअली नॉर्मल से डिवाइड करना है, नॉर्मल 40 है, एक्चुअल मान लो 30 रही। अब देखो बेटा 20,000 डिवाइड बाय 30 करोगे, यहां तो 500 था, तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल डिवाइड करो क्या आ जाएगा, 660 ये, और एक है, बताओ अब कस्टमर से क्या चार्ज करना चाहिए, 500, मतलब नॉर्मल चार्ज करना चाहिए। तो हमेशा, और यदि एक्चुअल आउटपुट 45 आ जाए तो
एक्चुअल 45 आ जाए तो एक्चुअल आउटपुट एक्सपेक्टेड 40 था पर आ गया 45, तो फिर किससे डिवाइड करो, 45 से डिवाइड करो, तो विच एवर इज हायर। ये रूल बना दिया है AS2 ने कंज्यूमर के फेवर में। यानी फिक्स फैक्ट्री ऑर्डर को मैं आपको एक आगे थोड़ा कवर भी कर लूँगा एग्जाम्पल में। फिक्स फैक्ट्री ऑर्डर के लिए हमेशा पर यूनिट लाने के लिए नॉर्मल और नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल ज़्यादा है तो फिर एक्चुअल से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है फिक्स्ड ओवरहेड विच रिमेन सेम एट द एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट, लेकिन नीचे स्टार लगा क्या लिखा है, बट इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज हायर देन नॉर्मल देन डिवाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। लॉजिक मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर वेरिएबल का तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड तो आप जानते हैं, उसमें कोई बताने लायक बात नहीं है, ठीक है। अब मुझे इसके एग्जाम्पल की जरूरत भी नहीं है, मेरे ख्याल समझ में आ गया आपको। अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते एग्जाम्पल पर। अब देखिए, तो हमने अभी तक बात की किस पर, हम बात कर रहे हैं किस पर, कॉस्ट पर। बात किस पे कर रहे थे, कॉस्ट पर। ये बात करी थी हमने कॉस्ट पर। यदि ट्रेडर है तो कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ परचेज, और प्रोड्यूसर है तो कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी तो यहीं अटके हुए अपन, अभी तो कॉस्ट से बाहर। और परचेज कॉस्ट का मतलब क्या होता था, खरीदने की कॉस्ट, कितना पे के सप्लायर को, कितना फ्रेट इनवर्ड, कितना लोडिंग, ये नहीं, उस गुड्स को गोडाउन तक लाने के सारे खर्चे जुड़ते हैं, ये ही कॉस्ट निकल रही है अभी। बाद में कॉस्ट NRV विचुअल तो बाद में करेंगे। कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कैसे निकलती है वो भी हमने समझ लिया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स, और अदर कॉस्ट जो प्रोडक्ट को प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन, सेलेबल कंडीशन लाने में जो कॉस्ट जरूरी है वो सभी कॉस्ट में जुड़ती है। ये हम कॉस्ट निकाले अभी तो हम सिर्फ कॉस्ट, और क्या क्या कॉस्ट में नहीं जुड़ता वो भी पढ़ा है हमने। तो अभी कॉस्ट हमारा वर्ड खत्म नहीं हुआ। कॉस्ट में ये हम जो सब कर रहे हैं ना, ये एक्चुअल कॉस्ट है। ये सब जो हमने किया ना, ये सब कौन सी कॉस्ट है, एक्चुअल। अब यहाँ पर कॉस्ट के बारे में और डिटेल है। कॉस्ट एक तो मैंने बताया एक्चुअल जो हमने भी पढ़ी, एक तो हमने पढ़ी ना अभी, वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब पढ़ी एक्चुअल। एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या आपने कॉस्ट में पढ़ा है स्टैंडर्ड कॉस्ट? देखिए बेटा, हमारे प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट 82 रुपया पर यूनिट आई। एक्चुअल कॉस्ट क्या आई, प्रोडक्ट को बनाने या खरीदने की कितनी आई, 82 रुपीज आई, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट 80 है। मतलब वो प्रोडक्ट बन कितने में जाना चाहिए था, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट कितने में बन जाना चाहिए था इन आइडियल कंडीशंस। एक स्टैंडर्ड कॉस्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे, आपके कॉस्ट में आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो आना चाहिए थी। एक मैन्युफैक्चरर अपने फैक्ट्री मैनेजर के कंट्रोल के लिए, उसके गाइडेंस के लिए एक कॉस्ट फिक्स कर देता है कि तुम्हारी कॉस्ट 80 आना चाहिए। अब ज़्यादा आई तो मैनेजर पूछेंगे भाई तुम्हारी कॉस्ट ज़्यादा क्यों आ गई, तो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है। अब यदि क्वेश्चन में एक होती है एक्चुअल कॉस्ट, एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब आप कॉस्ट का मतलब क्या लिखोगे, कॉस्ट और NRV विचुअल इसके लिए कॉस्ट कौन सी लोगे, एक्चुअल या स्टैंडर्ड? दोनों दे दी गई हो तो कौन सी लेना चाहिए, वो स्टैंडर्ड को प्रेफर करते हैं। क्यों, कौन सी कॉस्ट को वो ज्यादा प्रेफर करता है, एस स्टैंडर्ड कॉस्ट को ज्यादा प्रेफर करता है। रीजन, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा रियलिस्टिक है, वो मार्केट की नॉर्मल कॉस्ट है। आपकी खुद की फैक्ट्री में कॉस्ट ज्यादा आ गई किसी वजह से, मटेरियल महंगा खरीद लिया तो आपकी कॉस्ट ज्यादा आ गई, तो फिर पूरे मार्केट की कॉस्ट क्या आ रही है 80 और आपकी आ रही है 80, ये तो आपकी प्रॉब्लम है। तो AS2 कॉस्ट में यदि दोनों कॉस्ट दी हो एक्चुअल और स्टैंडर्ड, तो किसको प्रेफर करता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट को प्रेफर करता है। अच्छा, कभी कॉस्ट न दी हो तो एक तरीका निकालने का है, आपको सेलिंग प्राइस दी हो और सेलिंग प्राइस में GP घटाकर कॉस्ट नहीं निकाल सकते आप। कभी कभी कॉस्ट डायरेक्ट नहीं दी होती बल्कि कैसे निकालनी पड़ती है, सेलिंग प्राइस माइनस GP इक्वल टू कॉस्ट। यदि आपको कॉस्ट न दी हो और सेल प्राइस दी हो और GP रेट दिया हो तो आप इससे भी कॉस्ट निकाल सकते हैं। इससे कॉस्ट कब निकालेंगे, जब GP रेट अवेलेबल हो तो आप इससे भी कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए, कॉस्ट भी 3 बता दी मैंने आपको, एक्चुअल कॉस्ट, एक वो कॉस्ट जो आपको निकालनी पड़ती है सेल प्राइस से, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब इसमें से कौन सी प्रेफरेबल है, वैसे तीनों देंगे नहीं आपको, पर फिर भी जब भी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कॉस्ट हो तो क्या ले लो, कॉस्ट मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट लेके चलो। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हमने अभी तो कॉस्ट पढ़ा है, अब क्या पढ़ेंगे, NRV। अब क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट समझ में आ गई, अरे बोलो ना। कॉस्ट मतलब खरीदने वाले के लिए कॉस्ट मतलब परचेस कॉस्ट,
मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हमने निकालना सीखा ना ऊपर चार्ट बनाकर। अब कॉस्ट और एनआरवी विच लेस, अब आता है चक्कर एनआरवी का, कि एनआरवी का मतलब क्या, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब एनआरवी होता है। अब एनआरवी बेटा, एनआरवी दो चीजों की होती है, फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी की, फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी के एनआरवी। कैसे? एक तो फिनिश गुड्स एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू, अच्छा फिनिश गुड्स की सेल वैल्यू, फिनिश गुड्स के लिए कॉस्ट और एनआरवी वेरिएबल लेस में हम फिनिश गुड्स की एनआरवी निकालने जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड सेल प्राइस लेते हैं उस फिनिश गुड्स की कि कितने में वो बिकेगा और उस पर कितने खर्चे लगेंगे बेचने के, कितने खर्चे लगेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के, और कितने उस पर टैक्सेस लग जाएंगे वो भी लेस कर दो। कौन से वाले लेस कर दो? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी लेस कर दो, और फिर निकलेगी नेट रियलाइज्ड वैल्यू। अब समझो मतलब क्या है, देखो सुनो, मान लो एक प्रोडक्ट 800 रुपये में बिकेगा, ये उसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, उस पर पेकिंग का या जो बिकवाएगा उसे 20 रुपये तो कमीशन देना पड़ेगा बेचने वाले को, तो 20 रुपये क्या हो गया सेलिंग। तो हमारे हाथ में 800 आएगा या 780 आएगा? 800 आएगा ही नहीं, 780 हमारी वैल्यू होगी रियलाइजेबल। अच्छा, इस पर उसकी पेकिंग पर उसको कस्टमर के घर पहुंचाने पर 30 रुपये खर्चा करना पड़ जाएगा, पेकिंग एंड फॉरवर्डिंग 30 रुपये खर्च करना पड़ जाएगा, पेकिंग एंड वो भी खर्चा लग जाएगा, तो हमारे हाथ में कितना आएगा? और गवर्नमेंट हमसे इस पर 25 रुपया टैक्सेस भी ले लेगी, गवर्नमेंट इस पर 25 रुपया टैक्सेस भी ले लेगी, और वो टैक्स कौन सा होगा? मतलब गया सो गया वापस, तो हमारी जेब में कितना आएगा? 725 ही आएगा। हम बेचेंगे 800 में, पर हमारे हाथ में तो उस फिनिश गुड्स की एनआरवी कितनी होगी? 725। तो ये है एनआरवी का मतलब। इज इट क्लियर? और अच्छा, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस का मतलब क्या, कि प्रोडक्ट कितने में बिकेगा, कितने में वो बिक सकता है फ्यूचर में, वो हमको क्वेश्चन में दी रहेगी एक्सपेक्ट सेल प्राइस। अच्छा, अब डब्ल्यूआईपी की सेल प्राइस की एनआरवी निकालना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लॉजिकल है और डिफरेंट भी। ये तो मैंने आपको बताया, इसमें तो आपको कुछ भी तकलीफ नहीं हुई समझने में, हुई क्या? इतने बेचेंगे पर हमारे हाथ में तो इतना ही आएगा ना, तो ये है नेट, ये है ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू और ये है नेट रियलाइज वैल्यू, क्योंकि ये जेब से हमारा खर्चा हो जाएगा। तो ये है एनआरवी। अब आता है एनआरवी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लॉजिकल भी है। हम मान लो हमारा एक प्रोडक्ट एक गुड्स बन रहा है, मैं एग्जांपल लूं, एक किसी प्रोडक्ट का, मान लो हमारी कार बन रही है अभी। देखिए, कार बन गई तो वो तो बिकेगी, उसकी हमें पता होती है सेलिंग प्राइस की वो कितने बिकेगी। तो कार एक फिनिश गुड्स है, उसकी सेलिंग प्राइस से पता होती है कि कितने बिकेगी और हमारे हाथ में कितना आएगा। लेकिन यदि वो कार बन रही है तो उसकी एनआरवी कितनी? वो डब्ल्यूआईपी है। कार बन रही है वो डब्ल्यूआईपी, उसकी एनआरवी कितनी? तो एनआरवी, मान लो कार अभी असेंबल हो रही है, अब कैसे बनाऊं? नहीं बन पाएगी। तो कार अभी बन रही है, इमेजिन कर लो असेंबलिंग चल रही है और 31 मार्च आ गया, तो एक तो होगी उसकी कॉस्ट और एक क्या देखनी है उसकी वेचेबल लेस पे जाना है। अब वो कार जो अधूरी पड़ी है, बन रही है, क्या उसको खरीदेगा? तो उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू ही नहीं होती, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू ही नहीं होती, कोई उसको खरीदने को तैयार नहीं होगा। लेकिन जब वो फिनिश हो जाएगी तब तो बिकेगी ना। तो आपको उसकी सेल वैल्यू नहीं है कि वो कार बन जाएगी तब कितने बिकेगी। तो यहां पर सेल वैल्यू किसकी लेंगे? डब्ल्यूआईपी की या बनने के बाद की? तो ये मैंने ली एक्सपेक्टेड सेल प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स। अरे वाह, यहां भी फिनिश गुड्स था, यहां भी शुरुआत तो वहीं से हुई, क्योंकि डब्ल्यूआईपी की कोई सेल वैल्यू नहीं होती। तो हमें सेल वैल्यू किसकी लेनी पड़ेगी? फिनिश गुड्स की लेनी पड़ेगी। ये ले ली हमने फिनिश गुड्स की, पर हमें तो एनआरवी किसकी चाहिए थी? वो कार जो अधूरी पड़ी है उसकी एनआरवी चाहिए थी, पर हमने एनआरवी किसके लिए? वो कार बनने के बाद के लिए। तो ये झूठी एनआरवी है, ये झूठी सेल वैल्यू है। अभी तो हमारे कार बन रही है और हमने फिनिश गुड्स की सेल वैल्यू ले ली है। पर ठीक है, देखो हम कैसे उस फिनिश गुड्स की कार से उस डब्ल्यूआईपी तक पहुंचते हैं, उसका कमाल देखो। ये ले लिया, उसमें से
जो कार पर खर्चे लगेंगे बेचने को सब घटा दो, जो ये सब घटते हैं ना वो भी घटा दो, ये सब जो है ना वो सब घटा दो। क्या क्या? वही डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस, टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल सब घटा दिए। अब इसमें से क्या घटाओ? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो मैं एग्जांपल लूं, ज़्यादा समझ में आता है अमाउंट से। मान लो वो कार जो अभी अधूरी है, मान लो कार अभी 70% ही कंप्लीट हुई है, पर अभी 30% काम होना, पर कार बिकेगी 20 लाख में, 20 लाख बिकेगी, उस पर 1 लाख तो क्या लग जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस, बेचने के खर्चे। तो हाथ में कितना आएगा? जो कार बेचने पर 1 लाख तो हमारे खर्चे हो जाएंगे। तो हाँ, इधर से कार का फोटो आ गया, ऑनलाइन वाले मजे कर रहे हैं। तो बेटा 20 लाख की कार बिकेगी, उसमें 1 लाख क्या हो जाएगा? सेलिंग एक्सपेंसेस एंड अदर कॉस्ट, टैक्सेस वैक्सेस जो रिफंडेबल नहीं है। तो हमारे हाथ में कितना आएगा? पर 19 लाख तो किससे आएगा? फिनिश कार से या अधूरी कार से? पर वो कार बनाने पे अभी 70% काम हुआ है, 30% काम बचा है, उस कार पर अभी 4 लाख का खर्चा और होना बाकी है। तो बताओ, ये जो 15 लाख आया, ये वो फिनिश गुड्स वाली कार है या जो अधूरी कार की वैल्यू है? अधूरी कार की वजह से, क्योंकि ये क्या है? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, मतलब 4 लाख खर्चा भी और लगने वाला है। मैं समझा नहीं पा रहा हूं, समझाता हूं मैं। नहीं आया, मुझे नहीं समझ। आप वो कार बेचोगे तो मिलेगा कितना? बनाने के बाद बेचोगे तो बनाने पर ये भी खर्चा लगेगा और ये भी लगेगा। ये आपके हाथ में तब आएगा जब ये भी करोगे और ये भी खर्चा करना पड़ेगा, ये भी करें, तो आपके हाथ में कितना आएगा? उस कार से जो अधूरी पड़ी है वो 20 लाख में बिकेगी जरूर, पर अभी 20 लाख में मिलेगी, तब तक कितना खर्चा हो चुका होगा आपकी जेब से? और 1 लाख तो सेलिंग का और 4 लाख उसको बनाने का, तो आपके हाथ में कितना पाएगा? अच्छा, ये कार फिनिश होती तो एनआरवी मतलब 20 से शुरू होता, लेकिन चूंकि ये कार अनफिनिश्ड है तो एनआरवी निकालने के लिए क्या और लेस करना पड़ता है? कॉस्ट ऑफ फर्दर कंप्लीशन भी लेस करनी पड़ती है, तब जाके उसकी रियलाइजेबल वैल्यू आती है। इज इट क्लियर? तो ये फर्क है फिनिश गुड्स की रियलाइजेबल वैल्यू में और डब्ल्यूआईपी की वैल्यू में। बस जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, फर्दर एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है, वो भी लेस करनी पड़ती है, तब जाके डब्ल्यूआईपी की एनआरवी निकलती है। इज इट क्लियर? ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये सब एग्जाम्पल दिए हुए, उसके एग्जाम्पल का टाइम है नहीं अपने पास। फिर ये तो सारे एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। अब वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, देखो वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल कैसे होता है। देखो बेटा, रॉ मटेरियल बेचने के लिए नहीं होता, बल्कि खरीदते हैं कंज्यूम करने के लिए। उसकी एनआरवी हो सकती है क्या? लेकिन उसका लॉजिक बहुत अच्छा है बेटा। रॉ मटेरियल का भी बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है। देखो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन अभी हमने पढ़ा, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स के बाद डब्ल्यूआईपी, कॉस्ट और एनआरवी वाला पढ़ लिया, कॉस्ट भी पढ़ ली, एनआरवी पढ़ ली, कर बराबर। अब पढ़ रहे हैं रॉ मटेरियल। बेटा रॉ मटेरियल में एक चीज है, मैं इसमें एग्जांपल समझाता हूं आपको अपने खुद के एग्जांपल से, बजाय कि मैं नया एग्जांपल पढ़ूं। देखिए रॉ मटेरियल के लिए एक रूल है, बहुत सिंपल सा, मैं आपको बजाय ये सब पढ़ाने के, रॉ मटेरियल मैं एग्जांपल या तो मैं ये ले लूं या मैं नया बना लूं। देखो यहाँ बनाया तो नया, हमने रॉ मटेरियल 10 रुपए में खरीदा, तो ये क्या हो गई हमारी कॉस्ट। 10 में खरीदा है, हमारी क्या है? कॉस्ट। देखना 10 में खरीदा, हमारी कॉस्ट है। आज मार्केट में खरीदने जाए ना, आज मार्केट में खरीदने जाए ना, तो बेटा ये 8 रुपए में मिल रहा है। हमने खरीद कितने में लिया? 10 में खरीद लिया, वो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, पर आज उसकी वैल्यू 8। ये कही जाती है रिप्लेसमेंट वैल्यू, कि आज खरीदने जाएं तो कितने में मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट प्राइस। इज इट क्लियर? मान लो आपके पास गोल्ड है खरीदा हुआ पुराना, तब रेट मान लो थे 50,000 रुपये 10 ग्राम के, 1 तोला, 50,000 रुपीज पर ग्राम। मान लो गोल्ड आज हो गया 75,000 रुपये पर ग्राम, पर 10 ग्राम तोला। तो वो गोल्ड आपके पास 10 ग्राम गोल्ड, 1 तोला गोल्ड रखा हुआ है, खरीदा कितने में था? 50 में, वो आपकी कॉस्ट है, पर आज खरीदने जाओ तो 75 में मिलेगा, तो वो क्या होगी उसकी रिप्लेसमेंट प्राइस। तो हमने खरीदा 10 में था, पर भाव घट गए, अभी आज उसकी वैल्यू क्या आ रही है? मार्केट में आप खरीदने जाओ तो वो रॉ मटेरियल 8 रुपए में मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इस रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड्स बनाने वाले हो, इस रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड्स
बनाने वाले हो, तय है इस रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड बनाओगे, उस फिनिश गुड्स की सेल पर आपको प्रॉफिट की संभावना है, मतलब उसकी कॉस्ट कम रहेगी और सेल प्राइस ज्यादा रहेगी उस फिनिश गुड्स की। बात चल रही है रॉ मटेरियल की, पहुंच कहां गए? फिनिश गुड्स पे। कितना लॉजिकल पॉइंट है, समझिएगा। इस रॉ मटेरियल से क्या बनने वाला है? फिनिश गुड्स। वो फिनिश गुड्स के बारे में ध्यान दा, बात रॉ मटेरियल की चल रही है, पहुंच गया फिनिश गुड्स पर। फिनिश गुड्स पर जो कॉस्ट है वो कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, मतलब क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है ना, आपको प्रॉफिट होने वाला है ना। तो फिर ये जो 2 रुपए का लॉस हुआ ना, आपको लॉस कैसे हुआ बेटा? जो चीज खरीदी 10 में थी वो आज कितने की हो गई? यदि आज खरीदते तो कितने मिल जाती? 2 रुपए का आपका हिडन लॉस है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है, देखा है तो आप जल्दी खरीद लिए। तो अब एस बोलता है कि चूंकि फिनिश गुड्स पे क्या होने वाला है, तो आपको फिर ये लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री को 10 पे चलने दो, इन्वेंट्री को 10 पे चलने दो, इन्वेंट्री को कॉस्ट पे चलने दो, क्योंकि आपको फिनिश गुड्स में क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। तो फिर आप लॉस की चिंता मत करो, रॉ मटेरियल पे लॉस बुक मत करो और रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे चलने दो। 10 पे खरीदा 10 पे स्टॉक में ले लो, 10 पे खरीदा 10 पे इन्वेंट्री में ले लो। लेकिन यदि आपको फिनिश गुड्स पे क्या होने वाला है? फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट है, फिनिश गुड्स की जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है और सेल प्राइस है, मान लो ये फिनिश गुड्स बनेगा 70 में, बिकेगा 68 में। ये रॉ मटेरियल जो हमने 10 में खरीदा हुआ है, इस फिनिश गुड्स, ये रॉ मटेरियल जो हमने फिनिश गुड्स 10 में खरीदा है, ये जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा तो उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी? 70 पर, बिकेगा वो ये मान लो 65 में। तो क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। अब आपका लॉस होने वाला है तो प्रूडेंस क्या बोलता है? वी हैव टू रिकॉग्नाइज एंटीसिपेटेड लॉसेस। ये प्रूडेंस उन्होंने यहां ध्यान रख लिया। अब वो बोलते हैं कि अब आप इन्वेंट्री को 8 पे ले आओ, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लेस पे ले लो। क्यों? इन्वेंट्री खरीदी कितने पे थी? 10 पर, उसको स्टॉक में कितने पे ले लो? तो 2 का लॉस यहाँ क्रेडिट करके पील में डाल दो। इन्वेंट्री कितने पर है आपके पास? 10 में, लाना उसको वैल्यू कितने पे कर लो और 2 का लॉस इन्वेंट्री अकाउंट से क्रेडिट करके पील में डेबिट कर दो, मतलब लॉस बुक कर लो। तो फिर इन्वेंट्री वैल्यू किस पे होगा? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पर होगा। आया समझ में? ये S2 कहता है किसके लिए? किसके लिए कहता है? रॉ मटेरियल के लिए। क्या बोलता है? यदि फिनिश गुड्स इज टू बी सोल्ड एट प्रॉफिट, फिनिश गुड्स प्रॉफिट में बिकने वाला है, मतलब आपको लॉस की संभावना, तो फिर रॉ मटेरियल को किस पे कैरी करो? कॉस्ट पे करो, फिर कॉस्ट पे करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये फिनिश गुड्स के सेल पर एक्सपेक्टेड लॉस है, तो फिर आप क्या करो? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लेस पर वेरीफाई करो। हाँ, रॉ मटेरियल खरीदा 10 में था, आज रेट 11 हो गया तो 10 पे चलने दो, लेकिन खरीदा 10 में था, वैल्यूएशन आज प्राइस 8 होगी तो किस पे ले लो? कब? जब फिनिश गुड्स पे लॉस होने वाला है तो रॉ मटेरियल में भी लॉस बुक कर लो, और जब फिनिश गुड्स में प्रॉफिट होने वाला है तो रॉ मटेरियल में भी लॉस बुक मत करो। क्या समझ में आया? यह है इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। यदि फिनिश गुड्स पे प्रॉफिट होने वाला है तो इन्वेंट्री को कॉस्ट पे कैरी करो, और फिनिश गुड्स लॉस पे बिकने की संभावना है तो कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस व्हिच एवर इज लेस पर रॉ मटेरियल को वैल्यू करना पड़ता है। इज इट ओके? डाउट बाद में, आज ये मुझे स्पीड से पढ़ाना होगा, रिवीजन है। अब ये टाइम मुझे कम ही पड़ा है, अब मुझे निकलना होगा, मुझे कहीं कोई इवेंट में जाना है। टाइम 10:30 का था, मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, पर काफ़ी कुछ तो मैंने कवर कर दिया है। ए भगवान, पहले अरे बेटा, मैं किसी कहीं ऐसे नहीं, वो बोरवाल समाज का कोई एजुकेशन फेयर है, इवेंट है, तो वहाँ मुझे 10 मिनट के लिए जाना है सिर्फ, तो मैं अभी पूरा नहीं बता पाया, पर मेजोरिटी पॉइंट तो मैंने कवर कर लिए। फिर देखते हैं बेटा, ठीक है? थैंक यू। और अभी मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है, 3-4 दिन बाद गर्मी पड़ने वाली है, 3-4 दिन बाद गर्मी बढ़ने वाली है। अभी मौसम अच्छा है, 3-4 दिन बारिश वारिश का मौसम है। मैं सोच रहा हूँ कि फार्म हाउस जिन्होंने बुकिंग की थी कि वो जो उस दिन दौड़ में सुबह 5:30 बजे उठ के आए थे, वो लोग को मैं फिर 2-3 दिन के अंदर ही कभी ले आने वाला हूँ। थैंक यू।